नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ये आपसे वादा किया था कि इस YouTube चैनल पर क्लास 12 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी की पुस्तक को कवर किया जाएगा। साथ ही साथ बिहार बोर्ड में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको विशेष ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि हम लोगों का मुख्य ध्येय यही है कि हिंदी मीडियम में अर्थात हिंदी भाषा में अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाए। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे कंटेंट इंग्लिश मीडियम में तो उपलब्ध हैं, लेकिन हिंदी माध्यम में अच्छे कंटेंट यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं है। तो हमने ये कोशिश किया है कि क्यों ना इस दिशा में एक सकारात्मक पहल की शुरुआत किया जाए। तो आइए हम मिल करके एक नई पहल की शुरुआत करते हैं। और हम लोग इस पहल के तहत जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी, क्लास 12 की ज्योग्राफी पुस्तक की, जिसका नाम है भारत, लोग एवं अर्थव्यवस्था। और इस पुस्तक में हम लोग चैप्टर 1 की शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर कितने की शुरुआत करने वाले? 1 की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम लोग भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत की जनसंख्या के मामले में कौन सा कीर्तिमान अभी हाल ही में रचा है। फिर हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या किसे कहते हैं। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि भारत में जो जनसंख्या का फैलाव है, अर्थात कहाँ पे कैसी जनसंख्या पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा और कहीं पे जनसंख्या कम क्यों है। अर्थात हम लोग ये देखेंगे कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अर्थात वो कौन कौन से कारक रहे होंगे जिसके कारण किसी क्षेत्र में या किसी क्षेत्र की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या कम होती है। जैसे आप लोग ये पढ़े होंगे कि गंगा का उत्तरी गंगा का मैदान या खास करके उत्तर भारत के विशाल मैदान में आबादी जो है वो ज़्यादा पाई जाती है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में आबादी कम पाई जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग ये चीज़ें आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग इसमें ये देखते हैं कि जनसंख्या का संगठन, अर्थात हम लोग जिस जनसंख्या को देखते हैं, हम लोग जिस जनसंख्या को देख रहे हैं, भारत की जिस जनसंख्या को देख रहे हैं, उस जनसंख्या में कौन कौन से समूह के लोग रह रहे हैं, अर्थात स्त्रियों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है, युवाओं की संख्या क्या है। हम लोग ये देखेंगे युवाओं के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं ला रही है ताकि इस जनसंख्या का लाभ लिया जा सके। क्योंकि आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि अभी दुनिया भर में जनसंख्या की जो प्रवृत्ति दिखाई दे रहा है उसमें कहीं ना कहीं भारत एक एडवांटेज लिए हुए है। यानी भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा युवाओं का है। बहुत बड़ा हिस्सा कौन है? युवा लोग हैं। अगर ये युवा लोग अगर अच्छे से प्रशिक्षित कर दिया जाए, अगर अच्छे से इनको कौशल दिया जाए तो भारत को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो ये इसी संदर्भ में भारत की जो सरकार है वो कुछ कुछ योजनाएं चला रही है, जैसे राष्ट्रीय युवा नीति, राष्ट्रीय कौशल विकास योजना। इन सब योजनाओं के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। उसके आगे फिर हम लोग जनसंख्या संगठन के अंदर ये देखेंगे कि भारत में किस जाति के लोग किस धर्म के लोग कितना रहते हैं, किस भाषा को बोलने वाले लोग कितने रहते हैं, अर्थात सबसे ज़्यादा किस भाषा को बोलने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा किस जाति किस धर्म से लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं। ये सब चीज़ें हम लोग जनसंख्या संगठन के अंतर्गत देखेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि भारत की जो ओवरऑल जनसंख्या है उस जनसंख्या का कितना प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या है और कितना प्रतिशत आश्रित जनसंख्या है। तो हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं जनसंख्या के स्पेसिफिक आंकड़े की तो बात आता है कि सर ये आंकड़े आते कहाँ से हैं। तो देखिए, भारत सरकार की एक आयोग है, भारतीय जनगणना आयोग। ये आयोग प्रत्येक 10 साल पर क्या करवाती है, जनगणना कंडक्ट करवाती है। और यही जनगणना कंडक्ट करवा करके जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठा करती है और जिसको हम लोग पढ़ते हैं कि 2011 के आंकड़े के अनुसार, 2001 के आंकड़े के अनुसार, 1911 के आंकड़े के अनुसार वगैरह वगैरह चीज़ें पढ़ते हैं। अर्थात जो जनगणना के माध्यम से आंकड़े प्राप्त होते हैं उन्हीं आंकड़ों को आधार बना करके हम लोग जनसंख्या वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा है। यानी भारत के जो 28 राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है? हम लोग को इसके लिए क्या करना होगा, जनगणना करवाना होगा। यानी लोगों को काउंटिंग करवाना होगा कि कितने लोग उत्तर प्रदेश वाले राज्य में रह रहे हैं, तभी ना पता चल पाएगा कि किसी राज्य की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत ही कर लेते हैं सिलसिलेवार ढंग से कि क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो जनसंख्या से करते हैं कि भाई बहुत नाम सुनते हैं जनसंख्या जनसंख्या जनसंख्या, तो आखिर हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई जनसंख्या कहते किसको हैं। तो देखिए, जनसंख्या का बड़ा सिंपल सा परिभाषा है, किसी क्षेत्र विशेष में, याद रखिएगा, किसी क्षेत्र विशेष में या किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत रहने वाले लोगों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है। याद रहेगा, किसी क्षेत्र विशेष में जितने लोग निवास करते हैं या फिर जितने लोग रहते हैं उन्हीं की संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है। फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि जनसंख्या के
हाँ, फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121.09 करोड़ है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.09 करोड़ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये ऐसा लिखा है कि 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। तो ऐसे में आपके ज़हन में प्रश्न उठता है कि क्या सर 2011 में पहली बार ये जनगणना हुआ है? तो नहीं, भारत में जो जनगणना सबसे पहला करवाया गया वो 1872 ईस्वी में करवाया गया। यहाँ से प्रश्न भी आते हैं कि भारत में सबसे पहला जनगणना कब करवाया गया? तो 18 याद रखिएगा 1872 ईस्वी में। किनके काल में करवाया गया ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा लॉर्ड मेयो के काल में करवाया गया। लेकिन याद रखिए ये कि जो पहली जनगणना करवाई गई वो पूर्ण जनगणना नहीं थी, वो अधूरी जनगणना थी, यानी संपूर्ण भारत में वो जनगणना करवाया नहीं गया था और ना ही वो सिस्टमेटिक ढंग से करवाया गया जनगणना था। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि भारत में व्यवस्थित रूप से जनगणना कब करवाया गया? तो याद रखिएगा भारत में व्यवस्थित रूप से जनगणना 1881 ईस्वी में करवाया गया। तो किसके काल में करवाया गया? तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड रिपन, अर्थात लॉर्ड रिपन के काल में भारत में व्यवस्थित जनगणना करवाया गया। उसी 1881 के बाद से लेकर के प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर भारत में जनगणना करवाया जाता रहा। पिछली बार जो जनगणना हुआ वो 2011 में हुआ और ये भारत की 15वीं जनगणना थी। भारत की कितनी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। इतना भारत के बारे में याद रखिए। अगर दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं कि दुनिया के बारे में सबसे पहला जनगणना कहाँ करवाया गया, तो याद रखिएगा कि आधुनिक पैटर्न पे दुनिया का सबसे पहला जनगणना करवाया गया वो स्वीडन में कहाँ करवाया गया? कहाँ करवाया गया? स्वीडन में करवाया गया। इसके बाद जो 10 वर्षों के अंतराल पर होने वाली जनगणना थी उसकी शुरुआत अमेरिका से हुई है, अर्थात दूसरी जो व्यवस्थित रूप से जनगणना करवाया गया वो अमेरिका में करवाया गया। अगर डेट मैं सच ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो लगभग 1790 ईस्वी के आसपास अमेरिका में करवाया गया और उसके बाद से 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना करवाने की जो रीति थी वो चल पड़ती है और फिर 1872 में भारत में, फिर 1881 में व्यवस्थित रूप से भारत में करवाया जाता है। इतना हुआ जनगणना के बारे में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत की जो आबादी है, भारत की आबादी है, आपके एनसीईआरटी में ये दिया होगा कि भारत की आबादी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। पहले स्थान पे चाइना है और दूसरे स्थान पे कौन है? भारत है। लेकिन अभी हाल ही में यूएन की रिपोर्ट आया, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है जनगणना पर, उसमें यह दावा किया गया है कि भारत की आबादी चाइना को पीछे छोड़कर नंबर 1 बन गई है, अर्थात दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी जो निवास कर रही है वो आज भारत में कर रही है। यानी आसान शब्दों में कहें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन गया है। दूसरे स्थान पे किसका है नंबर है? तो चाइना का है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि भाई जब इतना बड़ा आबादी है तो इतना बड़ा आबादी का क्या हम लोग लाभ उठा पाएंगे? तो लाभ उठाया जा सकता है यदि इन युवा वर्ग को या फिर इन आबादी को हम लोग बेहतर शिक्षा दे दें, अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं दे दें, उनको अच्छा कौशल दे दें, उनमें उद्यमिता की प्रवृत्ति डेवलप कर दें, तो इस आबादी को हम लोग एक प्रॉफिट में बदल सकते हैं। यानी इस आबादी का लाभ उठाया जा सकता है, जिनको हम लोग बोलते हैं जनसांख्यिकीय लाभांश। ये भारत के पक्ष में अभी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा यही आबादी क्या होती जाएगी? बुजुर्ग होती जाएगी और ऐसे में इनको अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाओं की ज़रूरत होगी, अर्थात ये दवा दारू की ज़रूरत होगी इनको, तो ये एक तरह से अर्थव्यवस्था पे बोझ बन जाएंगे। और अभी ऐसा है कि अभी इनसे काम करवाया जा सकता है, प्रोडक्शन में इनको लगाया जा सकता है, और जब इतनी बड़ी आबादी प्रोडक्शन में लगेगी तो स्वाभाविक कि भारत की ओवरऑल इकोनॉमी भी क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। तो ये चीज़ें हम लोग आगे जैसे जैसे आगे जाएंगे हम लोग देखेंगे। फिर ये प्रश्न आता है कि भाई साहब जनगणना का जो हम लोग वितरण देखते हैं वो देखते हैं कि भारत में एक समान जनगणना का वितरण है नहीं। कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलता है तो कुछ राज्यों में बहुत ही कम जनसंख्या देखने को मिलता है। जैसे भारत के कुछ राज्यों का अगर मैं नाम लूँ तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। दूसरे स्थान पर जनसंख्या के मामले में महाराष्ट्र आएगा, तीसरे स्थान पर बिहार आएगा और चौथे पे पश्चिम बंगाल। तो कभी कभी एक दिवसीय जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये पूछ लिया जाता है कि बताइए सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो किस राज्य में है? यूपी में है। उसके बाद किस में है? तो यूपी के बाद महाराष्ट्र में है। उसके बाद किस में है? तो बिहार में है। और उसके बाद अगर चौथे नंबर पे बात किया जाए तो चौथे नंबर पे नंबर आता है वेस्ट बंगाल का। किसका नंबर आता है? वेस्ट बंगाल का। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि घटते क्रम में निम्नलिखित राज्यों को सजाइए, तो आप लोग को याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र का, तीसरे नंबर पे बिहार का और चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल का। फिर ये प्रश्न आता है कि भाई सबसे कम जनसंख्या किसका है? तो याद रखिएगा सबसे कम जो जनसंख्या है वो सिक्किम का है। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है? तो सिक्किम है। ऐसे में एक और प्रश्न आता है कि भाई जनसंख्या के वितरण का भारत में क्या पैटर्न है, यानी किस इलाका में बहुत ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है? तो
तो किस इलाका में बहुत कम जनसंख्या मिलती है। तो देखिएगा भारत के उत्तरी मैदान एवं भारत के तटीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें आपको जनसंख्या कैसे देखने को मिलेगी, जनसंख्या उच्च देखने को मिलेगी। जबकि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जो कि पहाड़ी राज्य हैं जहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होता है, अब स्वाभाविक है अगर किसी क्षेत्र में लगातार बारिश हो रहे हैं तो वहाँ पे परिवहन के साधन डेवलप नहीं हो पाएंगे। जो जंगल रहेंगे वो बहुत ज़्यादा घने रहेंगे। अगर घने जंगल रहेंगे तो स्वाभाविक है वहाँ पे नए नए तरह के कीड़े मकोड़े जन्म लेंगे जो कि विषैले भी हो सकते हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उन क्षेत्रों में रहना पसंद नहीं करेगा। कुल मिलाकर के इसका परिणाम यह होगा कि जो पहाड़ी इलाका है या जो बहुत ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा आबादी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसी तरह का पैटर्न मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र का इलाका है और इन पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और आपको पता है कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी होंगी, और जब बर्फबारी बहुत ज़्यादा होंगी तो वहाँ पे खाने पीने लायक जो फसलें होंगी वो बहुत कम होंगी। ऐसे में वहाँ पे जनसंख्या को सर्वाइव कर पाना बहुत तकलीफदेह होगा। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जलवायु कंडीशन अच्छे नहीं है तो वहाँ पे जनसंख्या निवास नहीं कर पाएगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई जनसंख्या, हम लोग ये देखते हैं कि कहीं पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जा रही है तो कहीं पे जनसंख्या बहुत कम पाई जा रही है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर वो कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आप लोग ऐसा कीजिएगा, जो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको अपने नोट्स कॉपी में उतारिएगा, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे आपको याद होगा नहीं। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए कारक में हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि भौतिक कारक कौन कौन से हैं। भौतिक कारक कौन कौन से हैं, तो भौतिक कारक में आएगा सबसे पहले जलवायु कंडीशन, कि जलवायु कैसी है। अगर जलवायु बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा क्या है, ठंडी है, तो स्वाभाविक है वहाँ पे सर्वाइव करना आसान नहीं रहेगा। अगर जलवायु बहुत ज़्यादा क्या है, हॉट है, गर्म है, अगर बहुत ज़्यादा गर्म जलवायु है तो स्वाभाविक है वहाँ भी हम लोग नहीं रह सकते। जैसे में जैसलमेर का इलाका, राजस्थान का कौन सा इलाका, राजस्थान के जो जैसलमेर का इलाका है ये बहुत ज़्यादा क्या है, गर्म है। जो थार मरुस्थल वाला क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा क्या है, गर्म है। तो ऐसे में वहाँ पे आबादी सर्वाइव नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर औसत तापमान ही अगर 50 से ऊपर है तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे आदमी नहीं रह पाएगा, ना ही जीव जंतु रह पाएंगे और ना ही वनस्पति रहेंगे। और चूँकि मानव इन्हीं चीज़ों पर आश्रित है, ऐसे में ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, वहाँ फसलें नहीं होंगी, ज़मीनें बंजर होंगी, तो कोई उत्पादन होगा नहीं। ऐसे में खाने के लिए बहुत किल्लतों का सामना करना पड़ेगा, तो कोई आबादी वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेगा। तो ओवरऑल हम लोग को ये देखने को मिलेगा कि वहाँ की आबादी कैसी है, विरल है। और क्या कंडीशन हो सकता है, तो अगर आपकी मिट्टी उपजाऊ नहीं है, अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो स्वाभाविक है उस क्षेत्र में लोग रहेंगे नहीं, क्योंकि मिट्टी का उर्वर होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा आता है उच्चावच। अगर बहुत ज़्यादा कोई क्षेत्र ऊँचा नीचा है तो स्वाभाविक है वहाँ पे भी लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि पर्वतीय इलाकों में आपको पता है कि यहाँ पे परिवहन के साधनों का विकास कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यानी अगर समतलीय क्षेत्र है तो सिंचाई के अच्छे साधन मौजूद हो जाएंगे, सिंचाई आसानी से किया जा सकता है, खेती आसानी से किया जा सकता है, रोड आसानी से बनाए जा सकते हैं। क्योंकि आप लोग याद रखिए कि मानव एक गतिशील प्राणी रहा है, यानी मानव के नेचर में ही घूमना फिरना है। ऐसे में आने जाने के लिए, सामानों को ढोने के लिए, व्यापार करने के लिए उचित मार्ग या अच्छी सड़कों का होना बेहद आवश्यक है। और ये सड़कें कहाँ विकसित होंगे, तो पहाड़ी एरिया में तो कतई नहीं होंगे। ये कहाँ विकसित होंगे, तो जहाँ पे इलाका कैसा रहेगा, समतल रहेगा, और जहाँ पे इलाका समतल रहेगा वहाँ की आबादी भी क्या रहेगी, घनी रहेगी। फिर पहला जलवायु देखा हमने, दूसरा मिट्टी देखा, तीसरा देखा उच्चावच। अगर चौथा की बात किया जाए तो चौथा है जल की उपलब्धता। अगर किसी क्षेत्र में जल का अभाव है, तो स्वाभाविक है वहाँ पे सिंचाई वगैरह नहीं होगा। अगर नदियाँ नहीं है तो वहाँ पे परिवहन के साधन नहीं होंगे, क्योंकि जल के द्वारा परिवहन करना, वस्तुओं को ढोना बहुत ही आसान होता है। ऐसे में इन क्षेत्रों में लोग निवास करना पसंद नहीं करेगा। और चूँकि जल की कमी रहेगा तो वहाँ पे पीने के लिए पानी की भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप लोग आए दिन ऐसे कई कहावतें तो सुने होंगे, जिसमें से कुछ लोग अपने बच्चियों का विवाह, अपनी बेटियों का विवाह वैसे गांव में नहीं करते हैं जहाँ पे जल का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। एक कहानी हमारे तरफ का ही है कि हमारे तरफ जैसे होता है ना, नॉर्मल गांव होता है जहाँ पे लोग निवास करते हैं, और गांव से हट करके कुछ दूरी पर 3-4 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी वाला एरिया में पाही होता है। पहाड़ी वाला एरिया में पाही का निर्माण किया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, कुछ खेत होते हैं जिसमें फसलें उगाई जाती हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे इलाका में इसलिए शादी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोग अगर वैसे घरों में शादी करते हैं जिनके खेत कहाँ पड़ते हों, पहाड़ के नीचे पड़ते हों, पहाड़ के तराई वाले इलाके में पड़ते हों, तो स्वाभाविक है वो लोग को खेती करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, पहाड़ी क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। तो ये सोच करके भी लोग वहाँ पर शादी नहीं करते हैं। यही होता है कि बुंदेलखंड जैसे इलाकों में
कौन सा इलाका? बुंदेलखंड जैसे इलाकों में गर्मी के दिनों में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती है। तो स्वाभाविक अगर पानी की किल्लत होगा तो पानी लाने के लिए, पीने के लिए पानी लाने के लिए बहुत दूर दूर की यात्राएं करना पड़ेगा। और चूँकि घरेलू काम का जो बोझ होता है वो महिलाओं पे होता है, तो महिलाओं को बड़ी लंबी दूरी की यात्रा तय करके तब पानी लाना पड़ता है। ऐसे में कोई बाप नहीं चाहेगा कि हमारी बेटी इतनी दूरी, इतना थकान वाला काम करे जीवन यापन करने के लिए, तो वैसे क्षेत्रों में अपनी बेटियों का हाथ नहीं देते हैं। यानी जल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है मानवों का बसावट को प्रभावित करने में। अब हम लोग देखेंगे दूसरा कारक, भौतिक कारक में हम लोगों ने क्या क्या देखा? जलवायु देखा कि अगर जलवायु बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, यानी बहुत ज़्यादा ठंड है तो आबादी कम मिलेगा, बहुत ज़्यादा गर्म है तो आबादी कम मिलेगा। अगर मिट्टी उपजाऊ है तो आबादी रहेगी, अगर मिट्टी अनुपजाऊ है और बंजर है तो आबादी कम देखने को मिलेगा। अगर भूमि बहुत ज़्यादा ऊंच नीच है तो वहाँ आबादी कम देखने को मिलेगा। अगर भूमि समतल है तो स्वाभाविक वहाँ पे आबादी ज़्यादा देखने को मिलेगी। जल यदि उपलब्ध है तो आबादी ठीक ठाक देखने को मिलेगी, अगर जल उपलब्ध नहीं है तो आबादी के बसावट में भी क्या देखने को मिलेगा? कमी देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, भौतिक कारक हो गया, उसके बाद हम लोग आते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक भी कैसे प्रभावित करते हैं? तो देखिए, यदि किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में आर्थिक कारक, यदि किसी क्षेत्र में खनिज संसाधन है, क्या पाए जाते हो? खनिज संसाधन पाए जाते हो, तो वहाँ पे आबादी आपको क्या दिखने को मिलेगा? ज़्यादा देखने को मिलेगा। विशेषकर खनिज संसाधन में अगर लोहा और कोयला पाया जाता, लोहा और क्या पाया जाता हो? कोयला पाया जाता हो, तो स्वाभाविक है लोहा के कारण यहाँ पे जो इंडस्ट्री लगेंगे, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को क्या मिलने की संभावना रहेगी? रोज़गार वगैरह के मिलने की संभावना रहेगी। तो ऐसे क्षेत्र में लोगों का जो वास होगा वो अधिक होगा। यहाँ पे जो खनन के कार्य होंगे इसमें भी बहुत सारे लोगों को रोज़गार वगैरह मिलेंगे। तो इन कारणों से इस क्षेत्र में लोगों की आबादी अधिक पाई जाएगी। फिर आगे चलिएगा, आगे देखिएगा, यातायात के साधन को हम लोग ऑलरेडी वहाँ पे डील कर चुके हैं। और चलिएगा इसमें तो सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण भी प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक कारक में कौन कौन से कारक आएंगे? तो सांस्कृतिक कारक में ऐसे आएगा कि कोई क्षेत्र अपने धार्मिक स्थल होने के कारण, कौन से स्थल होने के कारण? धार्मिक स्थल होने के कारण लोगों को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। जैसे भारत का बनारस है, इधर में चलिए तो गया, जो गौतम बुद्ध की जो भूमि है वो बौद्ध लोगों को आकर्षित करती है। बनारस हिंदुओं को क्या करती है? आकर्षित करती है। तो सॉरी, याद रखिए कि सांस्कृतिक कारक यानी पहनावा ओढ़ावा, लोगों का रहन सहन, भाषा, ये सभी लोगों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, जिसके कारण लोग बसना किसी प्रॉपर क्षेत्र में पसंद करते हैं। फिर राजनीतिक कारण में क्या देख सकते हैं आप कि अगर किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा युद्ध हो रहा है, बहुत ज़्यादा हिंसा की घटनाएं घट रही है, तो स्वाभाविक है, हिंसा अशांति जैसी घटनाएं घट रही है, तो स्वाभाविक है इस क्षेत्र में लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, अर्थात बहुत कम लोग रहेंगे और ये लोग पलायन कर जाएगा, यानी अपने घर द्वार को छोड़ करके और किसी ऐसे क्षेत्र में जाकर के बसेगा जहाँ पे माहौल क्या हो? शांत हो और अहिंसा जैसी घटनाएं बहुत कम होती हो। उदाहरण के लिए जब पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया, तो बहुत सारे लोग पूर्वी पाकिस्तान में निवास करने, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना था, पूर्वी पाकिस्तान में निवास करने वाले बहुत सारे लोग भाग भाग करके भारत के आसपास के राज्यों में जा करके बसने लग गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था? हिंसा जैसी घटनाएं देखी जा रही थी, पूरा अशांति का वातावरण फैला हुआ था। तो इन कारणों की वजह से पूरा जो वहाँ का जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान देखने को मिलता है। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो जनसंख्या घनत्व है। अर्थात यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करना है तो ऐसे करेंगे कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, या फिर बोल सकते हैं किसी समय विशेष में, किसी इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। फिर यह प्रश्न आता है कि भाई साहब सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा दिल्ली NCR यानी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो 1 वर्ग किलोमीटर में 11,297 लोग रहते हैं। 11,297 लोग रहते हैं किस में? तो सिर्फ दिल्ली NCR में। कितने लोग रह रहे हैं? तो 1 वर्ग किलोमीटर में, मात्र कितना वर्ग किलोमीटर में? 1 वर्ग किलोमीटर में 11,297 व्यक्ति रह रहे हैं। दूसरा ये आता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ देखने को मिलता है? तो अरुणाचल प्रदेश, भारत के पूर्वोत्तर में है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। अर्थात जनसंख्या घनत्व कम कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा भूमि है और रहने वाले लोग बहुत कम है, यानी ज़्यादा भूमि पर कम रह रहे हैं, इसका मतलब जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे कम है। जबकि दिल्ली NCR की बात किया जाए तो बहुत कम क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वहाँ पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अगर यूटीज़ की बात किया जाए, केंद्र शासित प्रदेशों की बात किया जाए, तो अगर अंडमान निकोबार को छोड़ दिया जाए, किसको छोड़ दिया जाए? अंडमान निकोबार को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग
पूरे जो यूटीज हैं, जो पूरे केंद्र शासित प्रदेश हैं, चाहे वो दादरा नगर हवेली एवं दमन एवं दीव हो या फिर लक्षद्वीप हो, सभी में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो जनसंख्या घनत्व उच्च देखने को मिलेगा। अब यहाँ से एक ये प्रश्न पूछा जाता है 12th के एग्जाम में कि जनसंख्या घनत्व निकालते कैसे हैं। जनसंख्या घनत्व निकालते कैसे हैं, तो जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला है कि टोटल पॉपुलेशन, अगर जिस क्षेत्र की आप जनसंख्या घनत्व निकालना चाह रहे हैं तो वहाँ की कुल जनसंख्या को भागा दीजिए वहाँ के कुल क्षेत्रफल से, यानी कुल जनसंख्या में किससे भागा दे देना है, कुल क्षेत्रफल में से भागा देने पर जो प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ का, दिल्ली एनसीआर का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। अगर राज्य पूछा जाए कि किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। फिर एक बात और पूछा जा सकता है कि किस राज्य में, चूँकि दिल्ली क्या है, एनसीआर का इलाका है, अगर राज्य पूछा जाए कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो बिहार में। किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो बिहार में लगभग 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर में देखने को मिलते हैं। कहाँ पे, बिहार में। तो ये हुआ जनसंख्या घनत्व की बात। अगर पूरा भारत में पूछा जाए कि भारत में जनसंख्या घनत्व कितना पाया जाता है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो 2-3 चीज़ें याद रखना है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो देखिए लिखा हुआ परिभाषा, जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, या लिखो, हाँ चलो सही है, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा किस राज्य में जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है, बिहार में। फिर ओवरऑल देखा जाए बिहार और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ देखने को मिलता है, तो दिल्ली के कैपिटल रीजन क्षेत्र में, एनसीआर में, नेशनल कैपिटल रीजन होता है इसका। 11,297 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम मात्र 17 व्यक्ति, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे कर लीजिएगा, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में ही देखने को मिलता है। यानी दिल्ली में देखा जाए तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, 11,297 व्यक्ति, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में मात्र कितना व्यक्ति रह रहे हैं, 17 व्यक्ति ही रह रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में जनसंख्या घनत्व में कितनी असमानताएं देखने को मिलती है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में। देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या होता है, या जनसंख्या वृद्धि कहते किसको हैं। तो देखिए किसी क्षेत्र के अंतर्गत एक विशेष अवधि में या विशेष समय अंतराल में जितनी जनसंख्या का आकार में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि करते हैं। ऐसा हो सकता है कि जनसंख्या बढ़ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि जनसंख्या घट जाए। यानी जनसंख्या का बढ़ना या घटना क्या है, तो जनसंख्या के आकार में परिवर्तन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि। सामान्यतः जब हम लोग वृद्धि का नाम सुनते हैं तो यही सोचते हैं कि वृद्धि का मतलब हमेशा बढ़ना, लेकिन जनसंख्या के संदर्भ में जब वृद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि जनसंख्या में या तो वृद्धि देखने को मिला यानी बढ़ोतरी देखने को मिला, या फिर जनसंख्या घट भी सकती है। यानी जनसंख्या में दोनों तरह के परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, यानी धनात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं और ऋणात्मक परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं। यानी यहाँ से ये बात निकल के आता है कि जनसंख्या जो वृद्धि है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। धनात्मक कब होता है जनसंख्या वृद्धि, जब जन्म लेने वाले लोग यानी जन्म दर ज़्यादा हो और मृत्यु दर क्या हो, मृत्यु दर कम हो, तो जनसंख्या में कैसा परिवर्तन देखने को मिलेगा, धनात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन जब मृत्यु दर ज़्यादा हो, मृत्यु दर क्या हो, ज़्यादा हो, और जन्म दर क्या हो, कम हो, तो जनसंख्या में कैसा परिवर्तन देखने को मिलेगा, ऋणात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। जब जन्म दर ज़्यादा हो और मृत्यु दर कम हो, यानी जन्म दर अगर 18 है और मृत्यु दर 10 है, तो ओवरऑल 8% का क्या देखने को मिलेगा, तो जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलेगा, धनात्मक वृद्धि देखने को मिलेगा। यदि यही उलट जाए कि मृत्यु दर 18% हो और जन्म दर मात्र 10% हो, तो 8% का क्या देखने को मिलेगा, जनसंख्या वृद्धि में नकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। दुनिया में जनसंख्या बढ़ने का कारण ये है क्योंकि दुनिया का जन्म दर क्या है, जन्म दर ज़्यादा है, जबकि मृत्यु दर क्या है, कम है। अब मृत्यु दर कम क्यों है, इसके बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि जब हम लोग अवस्था पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे कि मृत्यु दर कम क्यों रहा है और जन्म दर बढ़ क्यों रहा, ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आते हैं एक फॉर्मूला अक्सर 12th के एग्जाम में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है दशकीय वृद्धि से, कि दशकीय वृद्धि कैसे निकाला जाता है। तो देखिए अगर 2011 में जनगणना हुआ है, कब जनगणना हुआ है, 2011 में जनगणना हुआ है, और फिर 2021 में यदि जनगणना होता तो पूछा जाता ये कि 2011 से लेकर के 2021 के बीच का दशकीय वृद्धि यानी 10 वर्षों में जनसंख्या में कितना परिवर्तन आया, सकारात्मक या नकारात्मक। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, 2011 की जनगणना को लेते, कब की, 2011 की जनगणना से जनसंख्या को उठाते, क्या उठाते, 2011 की जनसंख्या लेते हैं और 2021 का जनसंख्या लेते हैं और इस फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे 2021 की जनसंख्या है, इसको बोल रहे हैं P2, और यहाँ पे 2011 वाला को क्या बोल रहे हैं, P1। तो फॉर्मूला क्या होता है, P2 - P1 × 100 बटा में कितना,
P1 अर्थात आधार वर्ष यानी 2011 की जनसंख्या और P2 अर्थात वर्तमान वर्ष यानी 2021 की जनसंख्या, दोनों को क्या करेंगे P2 माइनस P1 करेंगे और भाग देंगे किससे, P1 से भाग देंगे और गुना कर देंगे 100 से। तो जो आंकड़ा निकल कर आएगा वही क्या कहलाता है, 10 की वृद्धि कहलाता है। ऐसे में